मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ख़त्म कर लिया था। तो अभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 2 रहेगा। अब इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आते हैं, प्लस यहाँ पे साथ ही साथ में हमें ये भी चीज़ें सीखनी है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद इसका एक पार्ट 3 भी रहेगा। इस पार्ट 3 में हमारे पास जो हेट्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपके जो सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा फेमस हेट्रो मॉलिक्यूल अगर कोई है तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे हेट्रो मॉलिक्यूल्स आपके आजू बाजू हैं, आपको पता होना चाहिए तरीका जिससे आप उन हेट्रो मॉलिक्यूल्स का पता लगा सको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या फिर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे वो तरीके। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ 2 लोगों का पढ़ना है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड और एक पढ़ेंगे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दोनों के एनर्जी मॉलिक्यूलर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी इसके बारे में डिटेल, ये 2 पढ़ लो वो काफ़ी है। बाकी 2-3 हेट्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बस मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी कि जस्ट देखो ये सब है, इसमें ऐसा। इवन जो आपके ट्राई मॉलिक्यूल होते हैं, जो आपके टेट्रा मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं टेट्रा एटॉमिक, उनमें भी आप ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। बट बेसिकली वो हमारे सिलेबस का 12th स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, सो हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उनके साथ हम लोगों ने काम करना शुरू करना है और वो काम करना शुरू करते हैं। कल हमने 2 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ हमने ये सीखी कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल आपको अपनी आंखों के सामने दिखता है, उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में रहती नहीं है, क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आपका एक नया प्रकार का ऑर्बिटल क्रिएट होता है। दैट नया प्रकार का ऑर्बिटल इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अभी जैसे याद होगा तुम लोगों को कि जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो तुमको एक N+L रूल सिखाया था और एक ट्रिक सिखाई थी, जिस ट्रिक से आप ये डिटरमाइन करते थे कि बिटवीन 1s 2s किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। अगर 3s 3p 3d 4d 4f ये सब दे दिया जाए, किसकी एनर्जी कम होगी ज़्यादा होगी, याद आए शायद मेमोरी मैप। तो वैसे ही अब जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल अब रहा ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जो आप नियम लागू करते थे, वो नियम भी तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बराबर वो नियम भी तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, दिस इज नोन एज आपका एनर्जी लेवल। हमें वो एनर्जी लेवल सीखना है वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। क्या सीखना है हमें? एनर्जी लेवल सीखना है। अब यहाँ पे ये जो आप एनर्जी लेवल सीखने की बात कर रहे हो, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटास की मदद से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। क्या रिपीट मैं कर रही हूँ, आपके पास जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का जो कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन आप कैसे करते हो? आप वो कैलकुलेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स मतलब आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, क्या कहते हैं, जिस फॉर्मूले को आप देखकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी इतनी होगी आपने ये बता दिया। तो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटाज होते हैं, उससे हम लोग ये एनर्जी निकालते हैं। बट राइट नाउ मैं कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कर रही हूँ, आपको कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं करना है, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस का पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना। तो हमको अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम याद करेंगे, खत्म बात। दिस इज अ पार्ट वेयर यू हैव टू मेमोराइज।
ये वो पार्ट है जिसको आपको मेमोराइज करना है। हाँ, बस इतनी अक्ल तो तुम्हारे भेजे हुए अंदर है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आई हुई है कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 है, और मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा लेट्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेट्स से n इक्वल टू 2 है। तो इतनी अक्ल तो भगवान ने हमारे अंदर बहुत ठूस ठूस के दी है कि हम ये बता दें कि ऑब्वियसली n इक्वल टू 2 के पास यदि आप जा रहे हो तो उसके अंदर एनर्जी कंटेंट n इक्वल टू 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना तो मतलब पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मान लेते हैं कल को कोई एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो लेट से n है और आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो n+1 है, तो ऑब्वियस है कि n+1 की एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी अभी तक। ओके, तो अब इसके बेसिस पे हम लोगों को दो चीज़ें समझनी है। पहली बात, अभी मैं जो तुम्हें नियम बता रही हूँ ये नियम हम लोग होमो मॉलिक्यूलर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें केसेस समझेंगे आप किस तरीके से क्या करना है, क्यों करना है, इस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ज़्यादा डिटेल बातचीत तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना पार्ट हमारे सिलेबस का नहीं है, तो जितना है उस पर ही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो, केस 1 और केस 2, यहाँ पे कोई मेमोरी मैप नहीं है। आपको ये सीक्वेंस, आपको ये ऑर्डर याद करना है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल है, याद भी हो जाएगा। इतना तुमको पता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास 1s वाले दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लेट्स से 1s और 1s, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो बोलो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अच्छा, s हमेशा सिग्मा बनाता है, इतना तो जानते हो। s कभी भी पाई नहीं बना सकता। तो अगर इस 1s और 1s ने मिलके सिग्मा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो उसको हम कहेंगे सिग्मा 1s, और अगर इसी 1s और 1s ने मिलके सिग्मा का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट किया तो इसे हम कहेंगे सिग्मा 1s टिक। ये इस तरीके से सिग्मा 1s टिक। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली, एक मिनट, ठीक है, तो आगे हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर तुम 1s और 1s को कंबाइन करोगे तो सिग्मा 1s स्टार और सिग्मा 1s आप क्रिएट करोगे। अगर आप 2s और 2s को कंबाइन करोगे तो आपके पास, ये तो अपन जानते हैं कि s आपका स्पेरिकल होता है, तो स्पेरिकल वाले लोग तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ही बना सकते हैं, और एक सिग्मा बॉन्डिंग में बनेगा और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में बनेगा। तो जब कोई सिग्मा आप लोगों का लेट से बॉन्डिंग में बना तो उसमें हम कहेंगे सिग्मा 2s, और अगर कोई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में बन रहा है तो उसको हम कहेंगे सिग्मा 2s स्टार। मैं तो देखो स्टार ही कहती हूँ, मैं तो एस्टेरिक वर्ड का प्रयोग भी नहीं करती, कंप्यूटर लैंग्वेज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब 1s आ गया, 1 जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है तो 1 में सिर्फ s पॉसिबल होता है, लेकिन यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रहे तो 2 में s भी पॉसिबल होता है और 2 में p भी पॉसिबल होता है। मतलब आपका 2p और 2p ये दोनों भी तो कंबाइन हो सकते हैं। अब तुम्हें जैसे कि पता है, अगर मैं एक 2p की बात करूँ तो एक 2p के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे,
और अगर मैं दूसरे 2p की बात करूँ तो उसके अंदर में भी टोटल 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसकी वजह से जब आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो टोटल आपके पास कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 6। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। लेकिन हमें ये भी पता है कि इन 3p में से अगर मैं बोलूँगी कि पहला वाला सिग्मा बना रहा है, तुम्हारी मर्जी, तुम x को सिग्मा बनवाओ, y और z को पाई लो, तुम y को सिग्मा बनाओ, x और z का पाई करो, ये कंप्लीटली हमारी चॉइस होती है। लेकिन यूजुअली आप किताबों में ऐसा पढ़ोगे कि लोगों ने z को एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है। और अगर लोगों ने z को एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेने के बाद z को अगर वो एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो सिग्मा z का बनेगा। और अगर सिग्मा z का बनने वाला है इसका मतलब सिग्मा 2pz बन सकता है। और आप लोगों के पास एक क्या बनेगा बताइए? एक बनेगा सिग्मा 2p स्टार z। ये 2 बनेगा, मतलब एक बॉन्डिंग में बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग में बनेगा। अगर z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो z में सिग्मा बनेगा। क्वेश्चन में कल को चीज़ें घुमाकर भी पूछी जा सकती हैं कि फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन y इज टेकन एज इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। तो रट्टा मत मार लेना कि हमेशा इन्हीं को ही इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हो। अगर मेंशन नहीं है तो इन्हीं को ले लो, बट अगर मेंशन है तो आपको फिर अपना कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज कर लेना पड़ेगा, क्योंकि कल को क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि देखते हैं स्टूडेंट के अंदर इतना दिमाग है कि नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस चेंज करने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मैं करके दिखाऊंगी, बट पहले सीख लेते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों के पास में मान के चलते हैं पाई बन रहा है, क्योंकि देखो अगर p के एक ने सिग्मा बना लिया तो बचे हुए जो 2 हैं, लेट्स से z ने सिग्मा बनाया है, तो बचे हुए जो 2 हैं x एंड y, ये x एंड y क्या बना रहे होंगे? पाई बना रहे होंगे। अब पाई में भी उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक बॉन्डिंग बनेगा। तो अब जो x है और अब जो y है ये दोनों के दोनों कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? पाई। तो अगर ये दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो इस केस में, ठीक है, इस केस में आप लोगों के पास क्या पॉसिबिलिटी अराइज होगी? आप लोगों के पास अगर पाई ने बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म किया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हम उसको लिखेंगे कैसे? सामने पाई, ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए पाई बॉन्ड बन रहा है। कौन बना रहा है? 2p बना रहा है। कौन सा वाला 2p? x वाला 2p। क्यों y वाला नहीं बना सकता? नहीं, वो भी बना सकता है। तो पाई 2p y। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर यही लोगों ने एंटी बॉन्डिंग बनाया होता, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया होता, तो ये चीज़ कैसी दिखती? पाई 2px स्टार। और कैसी दिखती? पाई 2py स्टार। अब एक सबसे ज़रूरी सूचना, जो ये 3 आप लोगों के p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये तीनों के तीनों p ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डीजनरेट? ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया है, इक्वल एनर्जी। तो ऐसे में अगर px और py दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो भले ही इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया, एक ने x एक्सिस के अलॉन्ग, एक ने y एक्सिस के अलॉन्ग, बट दोनों ही एनर्जी वाइज या फिर स्ट्रेंथ वाइज दोनों इक्वल है। और वैसे ही भले ही इन दोनों ने एंटी बॉन्डिंग में बना लिया है पाई बॉन्ड, बट ये दोनों भी इक्वल है। तो इससे क्या सीख मिली? ये देखो 1, ये 2, ये देखो गिनो इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बने टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ मैडम बन गए। तो अगर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आप लोगों का एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलता था 6 बनने थे, बन गए। अच्छा चलो, अभी 1s में देखो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप 1s वाला पॉसिबल होता है। बट अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 2 है तो ऐसे में आपका क्या कहते हैं, ये क्या नाम है, 2s और 2p, ठीक है, ये दोनों के दोनों आप लोगों के पॉसिबल होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में। ज़्यादा मैं खींच के नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि उतनी खींची हुई चीज़ का हमारे पास कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं वहाँ पे ले नहीं रही हूँ। नहीं तो अभी तुम्हें लगेगा डी में भी बनाओ, एग्जैक्टली डी का भी बनेगा, लेकिन डी का पार्ट हमारे सिलेबस का नहीं है तो इसीलिए उसको नहीं देखेंगे। अब अगर तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 की बात करते हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 3 हो जाता है ना, तो 3 में आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बताओ? 3 में आप लोगों के पास क्या होता है बताओ? एक 3s होता है,
ठीक है, आप लोगों के पास एक 3p होता है और आप लोगों के पास एक 3d होता है। 3f एग्जिस्ट नहीं करता। ओके ठीक है, तो उसमें ऐसा मत कर लेना कि मैडम 3s भी तो 3f भी तो बनना चाहिए, तो तुम्हें रीजंस पता होने चाहिए, नहीं बनेगा। अब s तो देखो यार से सिग्मा बना सकता है बेचारा, और सिग्मा वो एक बार बॉन्डिंग में बना लेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एक बार वो बना लेगा आप लोगों का, अच्छा ये ऊपर वाला ABMO होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और एक बार वो बना लेगा BMO में। तो यदि उसने ये वाली चीज BMO में क्रिएट की तो उसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा 3s, और अगर ABMO में क्रिएट की तो सिग्मा 3s स्टार। ये इस प्रकार से। अगर उसने 3p में क्रिएट की, अब भी हमने डिस्कशन किया है, तो सिग्मा बनेगा। हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को क्या मान लिया है, हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को z माना है, तो ऐसे में क्या बनेगा, एक सिग्मा 3pz बनेगा और एक बनेगा सिग्मा 3pz स्टार। ये वाला ऊपर वाला ABMO का, नीचे वाला BMO का। अब लेकिन 3p तो पाई भी बना सकता है, तो अगर उसने पाई बनाया तो पाई के अगेन दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, पाई में एक बॉन्डिंग में जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग में। तो जो बाय बॉन्डिंग में गया वो पाई 3px इक्वल टू पाई 3py, और जो एंटी बॉन्डिंग में गया पाई 3px स्टार और इक्वल टू पाई 3py स्टार। समझ लो किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये इस तरीके से हमारी कहानी चल रही है बराबर। अब आपका जो 3D है, 3D की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मैं ये बताऊंगी नहीं, ठीक है, वैसे तो मैं ये बताने नहीं वाली हूँ, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिहाज से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तुमको दी जा रही है। इसमें मत जाना कि अरे मैडम 3D का आपने नहीं बताया, उसका भी तो एक जीके फैक्ट बता दो ना। कोई मतलब नहीं है उस जीके फैक्ट का आपके लिए, जो चीज़ के मतलब नहीं है उस एक्स्ट्रा की फालतू की जानकारी को अपने भेजे में डालना नहीं। हाँ, बट इतना जान लेते हैं, लेट्स से आपके पास एक एटम 1 है और ये आपके पास एटम 2 है। एटम 1 का 3D, एटम 2 का 3D, एंड हम में से सबको बताए कि डी के और कितने टुकड़े हो जाते हैं, डी के टोटल 5 टुकड़े होते हैं, और बाजू वाले डी के भी ऑब्वियसली कितने टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे। तो टोटल वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होंगे वो टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होने वाले हैं, 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होंगे। बस इतनी जानकारी काफ़ी है। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर मैं तुमसे लॉजिकली पूछूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो यहाँ पे आप लोगों के किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो कोई भी बोलेगा ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, यही है तुम्हारा लॉजिक। ओके, तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि बिटवीन सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार, इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो तुम सिंपली बोलोगे देखो सिग्मा 1s स्टार में और सिग्मा 1s में एनर्जी ज़्यादा होगी 1s स्टार की, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाले ज़्यादा होते हैं। इन दोनों में अगर मैंने पूछा तो सेम वही आर्ग्यूमेंट हम लोगों की रहेगी, और हम लोगों ने ये लिख दिया। अगर मैं इसमें पूछूंगी तो अब देखो यहाँ पे आता है मेन सबसे इंपॉर्टेंट सर्कस। फिलहाल समझते हैं इस सर्कस को, बाद में देखते बैठेंगे क्या करना है। इतना तो हमको पता है कि ये पूरे पी वाले लोग हैं। पी में भी आपके पास बॉन्डिंग वाले कितने हैं, ये देखो BMO वाले कितने हैं, BMO वाले आपके पास टोटल 3 है, चाहे सिग्मा हो या चाहे पाई हो, है तो BMO वाले 3 ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आने वाली है। अच्छा, उसके बाद ABMO वाले भी कितने हैं, ABMO वाले भी देखो यहाँ पे 3 है। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इनके ऑर्डर को अरेंज करो, तो एक इंसान का दिमाग देखो कैसा चलता है कि मैडम ऑब्वियसली ABMO ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू BMO। आई डू एग्री। तो सारे BMO को आप P में कम पे ले लो और सारे ABMO को ज़्यादा पे ले लो, मैं इस बात पे भी एग्री करती हूँ। ठीक है, फिर वो बोलेगा मैम ABMO में सिग्मा भी है और ABMO में पाई भी है, मैंने बोला हाँ है। अभी तक जितनी हमने VBT पढ़ी है, बोलेंगे हाँ VBT पढ़ी है। VBT के हिसाब से सिग्मा क्या होते हैं, सिग्मा ज़्यादा ताकतवर होते हैं, सिग्मा ज़्यादा ताकतवर होते हैं। क्योंकि सिग्मा ज़्यादा ताकतवर है तो ऐसे केस में उसने पूरा एक ऑर्डर तैयार किया और ऑर्डर तैयार करके हमको दे दिया। ठीक है, मैंने वो ऑर्डर एकदम खुशी खुशी फॉलो किया, उस ऑर्डर को खुशी खुशी में लेकर आई और वही ऑर्डर हम लोगों ने लिख दिया, उठाकर छाप दिया, एकदम छाप दिया। क्या छाप दिया हमने, देखो हमने ये लिख दिया तुरंत कि आप लोगों के पास सबसे कम एनर्जी का होगा सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा एनर्जी का होगा सिग्मा 1s स्टार,
उससे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में भी सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा होगा सिग्मा 2s स्टार। अब आते हैं 2p वालों की एंट्री, अब आती है आप लोगों की किस केस में, 2p वालों की एंट्री। तो जब यहाँ पे एंट्री हुई 2p वालों की, तो 2p वालों ने बोला कि देखो हम एंट्री तो ले रहे हैं, ठीक है, हम एंट्री तो ले रहे हैं, लेकिन अब हमने जब एंट्री ली है तो हमारी एंट्री ऐसी कोई सीधी साधी एंट्री ना होगी। यहाँ से एक आता है सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि यदि आपको जो मॉलिक्यूल दिया गया है उस मॉलिक्यूल के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ग्रेटर देन 14 आती है तो केस 2 लगाओगे, और अगर केस 1 तब लगेगा जब आपके मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी लेस देन 14 आती है, तब आपका केस 2 लगेगा। अब केस 1 और केस 2 में क्या डिफरेंस है, केस 1 और केस 2 में यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक केस 1 और केस 2 एकदम सेम है। केस 1 में भी सबसे कम में सिग्मा 1s होगा, उससे ज़्यादा में सिग्मा 1s स्टार होगा, उससे ज़्यादा में सिग्मा 2s होगा, और उससे ज़्यादा में सिग्मा 2s स्टार होगा। लेकिन अब जब आती है पी की एंट्री, पी से गेम बदल जाता है, पी से गेम बदल जाता है। पी वाला देखो, जब ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन में नॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा है। कैसा बिहेवियर शो हो रहा है, नॉर्मल, इसको भी मैं एक्सप्लेन करके दूंगी, बट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सिग्मा 2s स्टार से ज़्यादा, सिग्मा 2s स्टार से ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, आपके सिग्मा 2pz में, बॉन्डिंग वाला। इससे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, आपके पाई 2px, ठीक है, और आपके पाई 2py वालों में होगी। उससे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, एंटी बॉन्डिंग में। अब एंटी बॉन्डिंग में भी टोटल कितने होंगे, 3, 2 पाई वाले, 1 सिग्मा वाले। तो उससे ज़्यादा एनर्जी जो किस में होगी वो ऐसा, सॉरी, उससे ज़्यादा एनर्जी अब किस में हो जाएगी, उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी आपका पाई 2px स्टार, और हो जाएगा पाई 2py स्टार की, और उनसे भी ज़्यादा एनर्जी किस में हो जाएगी, सिग्मा 2pz एस्टिक में, मतलब वही 2pz वाला बट एंटी बॉन्डिंग में। ऑब्वियसली ऑर्डर अगर आगे भी लिखना चाहते हो तो फिर वही आ जाएगा कि सिग्मा 3s की ज़्यादा होगी, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 3s स्टार की ज़्यादा होगी, राइट। फिर पी के और ऐसे ऑर्डर्स बना लो, ये ऑर्डर चलता जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डर चलता जाएगा। लेकिन जब बात हो रही है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 14 या ये एक मिनट, जब बात हो रही है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर आप ये कह सकते हो लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन की भी जब बात हो रही है, तो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जो फॉलो करोगे उसमें आ जाता है चेंज, उसमें आ जाता है चेंज। चेंज क्या आता है, चेंज क्या आता है, चेंज ये आता है कि सिग्मा 2pz आप लोगों को यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर जो ये आपको पहले दिख रहा है किसके कंपेयर में, पाई 2px के कंपेयर में, वो आगे कूद जाएगा एक स्टेप, यानी कि सिग्मा 2pz अब नहीं आएगा, अब इसमें ज़्यादा होगा आपका पाई 2px, और कौन होगा, पाई 2py, ये ज़्यादा होगा, और फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। ये इंटरचेंज होता है लेस देन 14 और ग्रेटर देन 14 के केस में। तो यहीं पे वो गड़बड़ है जो मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त कर देते हैं। उनको लगता है कि अभी तक हम जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेमोरी मैप चलाते आ रहे हैं, सेम वही मेमोरी मैप यहाँ पर भी चलेगा, और उस मेमोरी मैप के हिसाब से वो लोग अपना काम करते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अच्छा लेस देन इक्वल टू में क्या करना है, और ग्रेटर देन 14 के इसमें आप लोगों को क्या गेम खेलना है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान तुमको यहाँ पर देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है वो हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये इतना आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ तक ये ऑर्डर समझ गए हो, ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम ऑर्डर समझ गए होगे, मुझे नहीं लगता कि इसके ऑर्डर में कोई दिक्कत आई होगी। अब तुमसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि इसमें से कौन सा ऑर्डर नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर वाला कौन सा है, तो थोड़ी सी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट से देखते हैं क्या डिस्कशन निकल के आता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अनुसार हमने ये पढ़ा था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है सिग्मा बॉन्ड की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। आई डोंट थिंक कि किसी को मेरे इस स्टेटमेंट पे कोई मतलब क्या कहते हैं उसको डाउट होगा या उनको कुछ बोलना होगा, राइट।
बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पाई. ओके, आई डू एग्री. अब उसके बाद लेकिन अगर सिग्मा की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो सिग्मा की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू पाई, है ना. बॉन्ड एनर्जी अगर सिग्मा, मैं बॉन्ड किसकी बात कर रही हूँ, डिसोशिएशन एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ. नॉट टॉकिंग अबाउट डिसोशिएशन एनर्जी. मैं डिसोशिएशन यानी कि उसको तोड़ना अगर रहे तो तोड़ने वाली एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. उसके अंदर के एनर्जी कंटेंट की बात कर रही हूँ. ये मैं लिख देती हूँ क्योंकि इससे पहले भी एक बार रोनित ने डाउट पूछा था, मैंने बाजू में लिखा नहीं था. तो मैं डिसोशिएशन की बात नहीं कर रही. डिसोशिएशन की बात करूँगी तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ एनर्जी लिख देना चाहिए, ठीक है. सिर्फ जो भी है वो सिग्मा की क्या होनी चाहिए थी उसके अंदर, क्योंकि स्टेबल है ना, क्योंकि सिग्मा आप लोगों का क्वाइट स्टेबल है और जो चीज़ स्टेबल होती है उसके अंदर एनर्जी कंटेंट क्या होता है, उसका थोड़ा सा कम होता है. ये ऐसा हमें लगता है. तो इस हिसाब से तो आप लोग जब सिग्मा वर्सेस पाई में कंपैरिजन कर रहे थे तो देखो आपका सिग्मा कम आया है, पाई आप लोगों का ज़्यादा आया है. सिग्मा कम आया है, पाई आप लोगों का ज़्यादा आया है. तो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा की ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई की कम है. ये केस 2 के अकॉर्डिंग, मतलब केस 2 नॉर्मल है, केस 2 नॉर्मल डिस्कशन पे जा रहा है. लेकिन जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में देखो पाई की एनर्जी कम हो गई है और सिग्मा की ज़्यादा हो गई है. यानी कि केस नंबर 1 कहने के अनुसार बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा की कम हो रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी, पाई में ज़्यादा हो रही है. वो ये कहना चाह रहा है. तो ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर है, यस. यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर होते हैं तो ऐसे केस में लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल एबनॉर्मल होता है. इस एनर्जी लेवल में सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा चला गया, ये ज़्यादा चला गया. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाई दिस एबनॉर्मल बिहेवियर अकर. ठीक है, अभी हम ये डिस्कशन करेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर आखिर क्यों हुआ. अभी अगर तुम ये पार्ट भूल भी गए कि मैडम क्यों हुआ, कोई मैटर नहीं करेगा कि तुम भूल गए हो, कोई नहीं पूछने आने वाला तुमसे कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हुआ. बट एक रीज़न हम लोगों को पता होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं. ठीक है, वाई एबनॉर्मल बिहेवियर इन लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन केस, ये वाले में सिर्फ हमें रीज़न पता होना चाहिए और कुछ नहीं. कोई तुमसे नहीं पूछने वाला है. बाद में जो चीज़ तुमसे पूछी जाएगी वो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें सिखा दूंगी. कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में पूरा लमसम तुम्हें सिखा दिया जाए, ज़्यादा तुम्हारे छोटे से दिमाग पे जोर ना डलाया जाए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर. तो वाई एबनॉर्मल बिहेवियर इन लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन केस. देखिए, आपके लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के केस में हो क्या रहा है. ठीक है, आपके लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले केस में हो क्या रहा है. लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले केस में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 से शुरू करते हैं. चलो 1 से ही कर लेते हैं. तो 1 ने 2 चीज़ें बनाई एज वी डिस्कस्ड अबोव, सिग्मा 1s स्टार एंड सिग्मा 1s. ओके, भूल जाओ, कोई काम का नहीं है हमारे. हम आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 2s भी पॉसिबल होता है और 2p भी पॉसिबल होता है. तो मैं 2s की बात कर रही हूँ. 2s में बनता है सिग्मा 2s स्टार और एक बनता है आप लोगों का सिग्मा 2s बनता है. अगर मैं 2p की बात करूँ तो 2p में आपका सिग्मा भी बन सकता है. लेट से बन गया सिग्मा 2pz और बन गया सिग्मा 2pz स्टार. इसमें पाई भी बन सकता है ना, p वो तो पाई भी बनाता है. अगर पाई बनाएगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग में भी बनेगा, बॉन्डिंग में भी बनेगा. एंटी बॉन्डिंग में पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार, और यहाँ पे पाई 2px और यहाँ पे पाई 2py. अब यहाँ से देखो मेन गेम शुरू होता है. गेम ये कहलाता है कि जब 2s, ठीक है, और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल थे. मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ. ठीक है, अगर आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s का है और आपके पास एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल 2p का है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल बिटवीन ऑफ 2s एंड 2p, तो 2s एंड 2p में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं, मुझको नहीं पता क्या होती है एनर्जी का डिफरेंस. ठीक है,
एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस। मैं लगे तो तुम्हें डेटा भी दूंगी जिससे तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि अच्छा हाँ ये एनर्जी डिफरेंस कम है। ठीक है, ये मैंने नहीं निकाले एनर्जी डिफरेंस, ये आपके पूर्वज लोग केमिस्ट्री के निकाल के गए, हम लोग से स्टडी कर रहे हैं उनकी, या तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैंने खुद पढ़ाया और मैं खुद तब तुम्हें पढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारे डेटास मैंने नहीं निकाले, मेरे द्वारा मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी नहीं है ये। तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2s और 2p के जो होते हैं इनमें ये स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस होता है। किसके लिए? किसके लिए? फॉर लिथियम, फॉर बेरिलियम, फॉर बोरॉन, फॉर कार्बन, फॉर नाइट्रोजन, इनके लिए। लेकिन बट आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन यानी कि कौन? दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स, दिस एनर्जी डिफरेंस, दिस डेल्टा ई इज वेरी लार्ज। ये डेल्टा ई वेरी लार्ज है। अच्छा, इसके डेटास देख के समझते हैं कि क्या है ये एनर्जी डिफरेंस। देखो, अगर आप एक लिथियम एटम लेते हो, एक बेरिलियम लेते हो, एक बोरॉन लेते हो, एक कार्बन लेते हो, नाइट्रोजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, फ्लोरीन लेते हो, लिथियम लिथियम के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट Li2। अभी इस बात पे तो बहस करना ही मत मैडम, Li2 तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, लेकिन नहीं करता होगा यार, ना करे, मेरा क्या जाता है मैडम, C2 तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो नहीं करे। हम लोगों के अभी उसके एग्जिस्ट करने या उसके एग्जिस्ट नहीं करने पे बहस नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम ये बहस कर रहे हैं कि अगर Li2 बनता, ठीक है, या फिर Li2 लेट से अगर नहीं भी बन रहा है, तो जो एक एलिमेंट लिथियम है, उस लिथियम एलिमेंट का जो एटम है, उस एटम के अंदर में जो 2s और 2p है, उस 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है? ठीक है, कितना है 2s एंड 2pz के बीच में। क्यों मैंने 2pz लिखा? क्योंकि मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको मान लिया है? z एक्सिस को मान लिया है। एनर्जी डिफरेंस कितना है? तो तुम बोलोगे कि देखते हैं, तो देखो लिथियम में है 178, बेरिलियम में है 262, बोरॉन में है 449, कार्बन में है 510, नाइट्रोजन में है 570, ऑक्सीजन में है 1430 और फ्लोरीन में है 1970। तुम्हें नहीं दिखता इस पार्ट के बाद? देखो ये सडन इंक्रीज हो गया है, ये दिख रहा है, सडन इंक्रीज हो गया है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, बराबर। लेकिन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके केस में एनर्जी डिफरेंस कम है, बराबर, एनर्जी डिफरेंस कम है। तो ये एनर्जी डिफरेंस कम होने से क्या होता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? ऑब्वियसली पड़ रहा होगा, तभी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी फ़र्क दिखा है ना। अगर कोई ये बोलेगा कि अरे यार 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क पड़ा तभी तो देखो ना, ये एनर्जी डिफरेंसेस आपको ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। केस 1 को भी नॉर्मल होना चाहिए था, बट केस 1 में कुछ तो एबनॉर्मल घटा है। तो वो एबनॉर्मल क्यों हुआ कॉन्फ़िगरेशन? वो इसीलिए हुआ क्योंकि 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। अब जब ये एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो व्हेन डेल्टा ई बिटवीन 2s एंड 2p इज स्मॉल, तो जब 2s एंड 2p के बीच में ये एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होता है, तो उस केस में देन क्या एक प्रोबेबिलिटी होती है कि 2s और 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। कल मैंने तुम्हें बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की पहली कंडीशन क्या होती है कि मिक्स होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए आपस में। तो क्योंकि नाइट्रोजन से छोटे लोगों के पास 2s और 2pz के बीच में स्मॉलर एनर्जी डिफरेंस है, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो डेफिनेटली आप लोगों के ये जो 2s है और ये जो 2p है, ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी भी मिक्सिंग हुई होगी। अभी जो मैंने तुम्हें ऊपर सिखाया, उस सिखाए हुए पार्ट में देखो, मैंने किसकी मिक्सिंग की थी? 2s की। मैंने किसकी मिक्सिंग की थी? 2p की। मैंने 2s 2p की मिक्सिंग नहीं की थी, है ना, मैंने 2s 2p की मिक्सिंग नहीं की थी। लेकिन ये कहता है कि अगर एलिमेंट नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से छोटे वाले हैं, तो क्योंकि वहाँ पे 2s और 2pz के बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है, आपका एनर्जी डिफरेंस कम होता है,
तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से उन लोगों के इसमें मिक्सिंग हो सकती है और उनके मिक्सिंग होने की वजह से एक नया प्रकार का एटॉमिक ऑर्बिटल नया प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हुआ होगा, बराबर, जिसके अंदर ना तो प्योर एस कैरेक्टर होगा ना तो उसके अंदर प्योर पी कैरेक्टर होगा, क्योंकि वो एस और पी के मिक्सिंग की वजह से बना है। तो इस मिक्सिंग की वजह से बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस मिक्सिंग की बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाता है आप लोगों का मतलब एनर्जी के गैप्स क्रिएट करवा देता है, एक स्टेबिलिटी ला देता है। इससे भी बात करते हैं, वो एनर्जी की क्या कर देता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो पहले तो ये समझ में आया कि वहाँ पे हो क्या रहा है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ऐसे में अब जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेट से जो क्रिएट हुआ, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना तो वो निदर 100% एस कैरेक्टर है उसमें, ठीक है, ना तो उसके पास 100% एस कैरेक्टर है और ना ही उस बेचारे के पास 100% पी कैरेक्टर है। ना वो घर का है ना घाट का है, बराबर, कहीं का नहीं है वो, ना एस का है और ना ही अब वो क्या है बेचारा पी का है। अब इस गड़बड़ी की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे ना, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बदल जाती है और बदल जाने की वजह से अब होता क्या है, आप लोगों का जो सिग्मा 2pz है वो सिग्मा 2pz के पास कम एनर्जी जाती है। बताओ, अब उनके पास एनर्जी कम हो जाती है, बस इसीलिए वाला ये पूरा गेम हुआ है। तो इसीलिए जब भी आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करते हो तो एनर्जी डिफरेंस 2s और 2pz की कम होने की वजह से वो मिक्स हो गए। मिक्स होने की वजह से क्या हुआ, उन लोगों के अंदर स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी आने की वजह से उनकी एनर्जी और कम हो गई। लेकिन ये मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में नहीं हो पाई क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उनके इसमें नॉर्मल ऑर्डर ही फॉलो हुआ। तो ये कहानी मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। अब इस कहानी के आगे बढ़ते हैं, बट कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारियां इकट्ठा करते हुए चलते हैं। पहली जानकारी होती है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में तुम क्या जानते हो या मैं क्या जानती हूँ? तो देखो, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर किस चीज़ को सिग्निफाइज करता है, ठीक है, किस चीज़ को सिग्निफाइज करता है, ये बताता है कि आपके जो दो आइटम्स हैं उन दो आइटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू आइटम्स, बराबर, दो आइटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हो सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इस चीज़ को इम्प्लाई करता है कि ये इससे हमको ये समझ में आ रहा है, इससे हमको वो समझ में आ रहा है, बस, और कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर 2, हाउ विल वी कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू। इसको आगे सीखेंगे, लेकिन आगे तो हम सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक भी है, एक बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक भी है। तो वो जो बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक है वो हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा लगेगा कि अरे यार ये कितनी सारी नई चीज़ें एक ही वीडियो में बताई जा रही हैं, बट क्या करें, जब तुम चीज़ों को समराइज करोगे ना तुम्हें लगेगा अरे अब तो समझ में आ गया। देखो, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक क्या है, ट्रिक को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। पहले मैंने जो ट्रिक का पार्ट 1 डिस्कस करती हूँ। ट्रिक के पार्ट 1 में आप एक कॉलम दो जिसकी हेडिंग दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक कॉलम दो जिसकी हेडिंग दो बॉन्ड ऑर्डर। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है वहाँ इलेक्ट्रॉन लिख लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे करते करते 20 तक लिख दो। याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी 3 को एग्जीड नहीं करेगी, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, अब वो जो 3 वाले बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3, वो 14 के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? 14 के लिए रहता है। मतलब ये जो 14 है इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। इससे नीचे आप घटाते चलो, 3 के बाद क्या लगा दो, 3 के बाद घटाते जाओ, 0.5 से घटाते जाओ, 2.5, 2, यहाँ पे 1.5, यहाँ 1, यहाँ 0.5 और यहाँ 0, और 3 से ऊपर में भी डिक्रीज करते चलो। कितना हो जाएगा? 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0। ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम लोग वीडियो के जब इलस्ट्रेशंस लेंगे ना तब सीखेंगे। अब इसी ट्रिक के हम लोग पार्ट 2 में आते हैं। अब अगर मान लेते हैं किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हुए तो, 1 और 2 हुए तो क्या करने का है? तो देखें,
नियम ऐसा है कि 1 से लेकर 2 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है, तो ऐड 0.5, इसको मैं समझाऊंगी। अब 3 से लेकर 4 का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट 0.5, ठीक है। अच्छा, 5 से लेकर 6 का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है, और इसका मतलब अगेन होता है ऐड 0.5। बाकी 7 से लेकर 8, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है, और उसके लिए सब्ट्रैक्ट 0.5। अब समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कहा ऐसे किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, किसी मॉलिक्यूल का आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। देखो 2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, इसका एक्चुअली बहुत डेड हो रहा है, इसको 2 मिनट के लिए लगा देते हैं, तो ये बंद हो जाएगा तो फालतू इतनी देर की मेरी मेहनत बिगड़ जाएगी। ये 2 मिनट के लिए रुकता है, ठीक है, 2 मिनट रुकता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इमेजिन करो कल को अगर किसी ने तुमसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने को कहा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अपन इलस्ट्रेशंस लेकर चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इलस्ट्रेशन में किसी ने तुमसे कहा कि लेट्स से तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है H2+ का, तो आप क्या करो, सिर्फ H2+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बस वो काउंट करो। तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन में 2 होंगे, ऊपर से प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन का ये मतलब नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्लस के साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो H2+ के पास ओवरऑल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बताता है, ऊपर देखो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मान के चलना अगर 1 है तो 1 की जो शुरुआत है, 1 की जो शुरुआत है, 1 की शुरुआत किससे हुई होगी, 1 की शुरुआत हुई होगी 0 से, ठीक है। 1 की शुरुआत, 1 मिनट ना, 2 मिनट। अब आप लोगों का जो 1 है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे करोगे, उसका आप लोगे 0.5 ऐड कर दो, यानी कि कितना हो गया 0.5। अब अगर किसी ने पूछा N2 का निकालो, तो N2 में 1 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 2 में कितने होंगे, 14। तो इस हिसाब से आप लोगों को 14 इलेक्ट्रॉन वाला चार्ट देखना है। तो देखो मेरे को तो ये चीज़ें रटी गई हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि मैक्सिमम, तो सीधा सीधा मैंने मार्क कर दिया 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर बोलो कितना, 3। ये बॉन्ड ऑर्डर का कॉलम है। किसी ने पूछा C2 यदि होता तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता, तो ऐसे केस में C2 एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन, ऊपर से 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं यानी कि 14, तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता। किसी ने पूछा C2+ में कितना होता, तो C2+ यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ट्रिक दिमाग में आनी चाहिए। 14 के लिए 3 है, तो 10 तक पहुंचने के लिए 0.5 डिक्रीज कर दो, तो कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आप लोगों का 1। समझ में आ रही बात, यस। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर बिना इस फॉर्मूले को यूज़ किए आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केस 1 केस 2 के जैसे लिखना पड़ेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं गिनना पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं गिनना पड़ेगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके दोनों को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जानकारी हासिल होगी। तो उस तरीके से भी किया जा सकता है और डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से ट्रिक्स के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो पहला पार्ट हम लोगों ने अपना क्लियर कर लिया, हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये निकालना सीख लिया। क्या निकालना सीख लिया हम लोगों ने? आप लोगों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बॉन्ड ऑर्डर के अलावा आप और क्या निकाल सकते हो? देखो एक टर्म होता है मैग्नेटिक नेचर, ठीक है, जिसके बारे में आप आगे जाके फिजिक्स में और पढ़ेंगे। जैसे फिलहाल तो मैं अभी 2 ही लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। एक मैं बात करूँगी आप लोगों के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है, और दूसरा मैं बात करूँगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। अच्छा, अब ये पैरामैग्नेटिक और ये जो डायमैग्नेटिक, ये 2 वर्ड्स हैं, इनके बारे में आपने ऑलरेडी जानकारी हासिल करके रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। अगर याद नहीं आ रहा है तो आज जाके चीज़ों को रिवाइज कर लेना, भूलना क्योंकि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो अभी अगर मैं इन शॉर्ट इस चीज़ को रिवाइज करवाऊँ तो पैरामैग्नेटिक में उन सब्सटेंसेस को बोलूँगी जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डायमैग्नेटिक मैं उन सब्सटेंसेस को बोलूँगी, ठीक है, जिन लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिन लोगों के पास क्या नहीं होते? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं। और अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी स्पीशीज का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है। और उस मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2 और bm। जहाँ बोहर मैग्नेटॉन उसकी यूनिट नहीं है पगलों, जहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन उसकी यूनिट नहीं है, bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। तुम्हें याद होगा जब मैंने पढ़ाया है क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उस वक्त इस bm की मैंने तुम लोगों को वैल्यू बताई होगी, ठीक है, मैंने इस bm की वैल्यू तुम लोगों को ज़रूर बताई होगी, बराबर है। हाँ, अब भी अगर न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू की बात करूँ तो ये होता है 9.274 इंटू 10⁻⁻21। आपको ये डेटा याद करने की नीड नहीं है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी याद करने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं याद करने की नीड है। सिर्फ मैंने तुम लोगों को बता दिया है, सिर्फ मैंने तुम लोगों को क्या किया है? बता दिया है। बल्कि जब मैंने पढ़ाया है तो उस वक्त मैंने तुमको ये वैल्यू नहीं बताई होगी, उस वक्त मैंने तुम लोगों को ये बताया होगा EH है ना, कि बोहर मैग्नेटॉन और कुछ नहीं होता है बल्कि EH अपॉन में 4 पाए, ठीक है, और M होता है, जहाँ पे M का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको M ही लिख देते हैं, ठीक है। ये होता है bm, ये बेसिकली bm। कई लोगों को लगता है कि बोहर मैग्नेटॉन आपके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, तो वैल्यू नहीं है, वो EH अपॉन 4 पाए ME। हमें बार बार ना लिखना पड़े तो हमने उस कांस्टेंट को एक नया नाम दे दिया कि लेट अस कॉल्ड दिस कांस्टेंट एज अ बोहर मैग्नेटॉन, राइट। अच्छा, और यहाँ पे n क्या है वो तो तुम्हें पता ही है कि इस पार्ट में n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करो, आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर एटम की बात की जा रही है तो चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है तो चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से सॉरी आप लोगों का जो एक करंट चैप्टर चल रहा है इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, ऐसा कुछ करो, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तब वहाँ पे आप देखो, ऑब्जर्व करो कि उसके पास, ठीक है, वेदर इट हैव या वेदर जो भी आप कहो, वेदर दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नॉट, वेदर दे हैव एन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। अगर होगा तो पैरामैग्नेटिक कह देना, अगर नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक कह देना। लेकिन इतनी फुर्सत किसके पास है?
कि वो एक इंसान पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ऑब्जर्व करे, ये सारे नाटक नौटंकी झंझटों में पड़े। तो कोई ट्रिक होनी चाहिए। कितना अच्छा होता यदि कोई ट्रिक होती तो, बराबर है, कितना अच्छा होता यदि कोई ट्रिक होती तो एक छोटी सी ट्रिक है। देखो ये ट्रिक है, यूनिवर्सली ये चीज़ ट्रू बैठेगी ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सली ये चीज़ ट्रू बैठेगी ऐसा नहीं होता, बट मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ ट्रू बैठेगी, मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ ट्रू बैठेगी। बराबर है, बराबर है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, ट्रिक कहती है कि अगर कोई स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, जैसे आपने बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक निकाली थी वैसी पैरामैग्नेटिक के लिए, तो ज़रूर उसके पास ऑड नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रही होगी, ऑड। या फिर एक्सेप्शन, अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं टोटल तो भी वो पैरामैग्नेटिक है। यदि उसके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये एक ट्रिक है। और अगर आपकी कोई स्पीशीज डायमैग्नेटिक है तो ज़रूर उसके पास आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहे होंगे, इवन नहीं रहे होंगे। तो ऐसे केस में आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप वहाँ पे काम कर लो। समझ में आ रही बात? तो इसी ट्रिक्स, जो अभी हमने ट्रिक सीखी, इसी 2 ट्रिक्स की मदद से, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक और किसकी ट्रिक, मैग्नेटिक नेचर की ट्रिक, इस मैग्नेटिक नेचर की ट्रिक के हिसाब से हम एक चार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5 स्पीशीज़ दिए, इन 5 स्पीशीज़ के बारे में पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अभी तक ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देखा जिसमें इन 5 स्पीशीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं दिए हों। ठीक है, एक किताब आती है केमिस्ट्री की, एरएलएस केमिस्ट्री, मैं नहीं कह रही हूँ कि उसको आप यूज़ करो, राइट, बिकॉज उसमें बहुत सी चीज़ें एक्चुअल में अच्छी हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप वो एरएलएस केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो। एक टॉपिक पढ़ो, उसके बेसिस पे सवाल बनाओ, कमांड अच्छी करने के लिए वो ठीक है, ठीक ठाक है, नॉट टू गुड बट ठीक ठाक है। तो उस किताब में अलग अलग इंडिया के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे स्टेट लेवल के हो या कैसा भी हो, वहाँ के क्वेश्चन सेट्स होते हैं। तो उसमें आपको मुश्किल से ही कोई ऐसा स्टेट मिलेगा जहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूज़ नहीं किया गया, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो या चाहे वो इंजीनियरिंग लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो। ये बहुत फेमस है। अब इसमें आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब तुम क्या करोगे, पगले के समान क्या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? बिल्कुल नहीं, बी चिल। आप यहाँ पे फटाफट टोटल इलेक्ट्रॉन्स मुझे कितने होते हैं बस इतना बता दो। तुम मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन बता दोगे, मैं तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर बता दूंगी और उसका जो मैग्नेटिक नेचर है मैं वो भी बता दूंगी। तो देखो, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के बाद 16 हुए, ऊपर लगाया प्लस का साइन, यानी कि एक चला गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 15। O2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन आपका, अच्छा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं क्या, सॉरी यहाँ 14 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, ये 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 18। अब तुम खुद सोचो, अभी मैंने तुम्हें बताया है जब भी कोई ऑड स्पीशीज आए तो नेचर हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि O2 प्लस का बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ठीक है, O2 निगेटिव का बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मैंने ये डिसाइड कर दिया कि तुम लोग पैरामैग्नेटिक हो। अब जो बचे हुए लोग हैं, ठीक है, इवन केसेस किस में आते हैं, डायमैग्नेटिक में आते हैं, सिवाय 10 और 16 को छोड़कर। ये आप लोगों के एक्सेप्शन वाले केस में है। मैंने पहले ही कहा था ये ट्रिक है, कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है। तो 16 और 10 वाला यहाँ पे कोई है क्या? हाँ, 16 वाला है, तो 16 वाला माना कि इवन है लेकिन फिर भी वो पैरामैग्नेटिक में आएगा। तो ये देखो, ये भी हमारा हो गया। बचे हुए दोनों वो किस में आएंगे, आपके डायमैग्नेटिक में आएंगे। लो, खत्म। कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखने की नीड नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने की नीड नहीं, सीधा हमारा आंसर हमारी झोली में आके टपक गया, खत्म बात। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो जैसे अभी हमने बातचीत की थी कि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 14 तक जा सकता है, तो मैक्सिमम कितना होगा, वो मैक्सिमम होगा आपका 3, ठीक है, मैक्सिमम होगा आपका 3, ठीक है। एक मिनट, ब्लैक ही अच्छा लगेगा ना? अच्छा, तो फिर वाइट कर दो, जो देखने में अच्छा लगता है वो कर दो, ठीक है।
तो देखो बिना किसी झकझक के हम लोगों ने एकदम तेजी से बता दिया। अब आती है बॉन्ड ऑर्डर की बारी। तो 14 के लिए मैक्सिमम 3 होता है, ये तो हमको पता है। अब जैसे जैसे आप 14 से नीचे जाते जाओगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा। तो इसमें तो मुझे ही लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की भी नीड है, खुद ही टेबल भर लोगे, ये लोग करते जाओ। ऐसा लग रहा है ना बच्चों वाला काम कर रहे हैं, बस वही है। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस की बात, मैग्नेटिक मोमेंट उस इंसान ने आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढोगे? देखो, अनपेयर्ड हम किसको कहते हैं? जिसकी जोड़ी ना बनी हो। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 की जोड़ी यदि आपको बनानी है, तो ऐसे टोटल कितने पेयर्स बन जाएंगे? 2 7 जा 14 बराबर। तो यानी कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, जो 14 तक तो जोड़ी बन गई होगी, 15वां इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ जोड़ी नहीं बना पाया, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। 16 इसकी जोड़ी बन गई होगी, बराबर, इसकी जोड़ी बन गई होगी। ऐसा हमको लगता है कि 2 8 जा 16, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दो 0, बट ये गलत है। यानी कि कभी भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि आपको निकालने हो, या फिर अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालना है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से नहीं निकल सकता, तो फॉर कैलकुलेटिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको जब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको ढूंढने हो, ठीक है, ऑलवेज राइट क्या राइट करना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा, मतलब हमेशा। कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना लिखे अपनी छोटी सी खोपड़ी चलाकर ये मत सोचना कि 16 है मतलब 2 2 8 की तो जोड़ी बनी गई है, जाने दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की क्या ज़रूरत। अभी जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगी ना, तब तुम्हारे भेजे में बात घुसेगी कि अरे हाँ यार, ये तो गड़बड़ हो जाती कि अगर हम लोग ऐसा कर लेते तो। सो नेवर डू दैट। ठीक है, सो नेवर डू दैट। समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके अलावा एक जानकारी और थी, बट वो जानकारी मैं अभी शेयर नहीं करती हूँ। वो जानकारी कल जब मैं तुम्हें हेट्रो वाला सिखाऊंगी ना, तब शेयर करूँगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं और ड्रॉ करना भी सीख लेते हैं। ऑब्वियसली मैं सारे एटम्स का ड्रॉ करना तो नहीं चाहती हूँ, चलो कर देते हैं, जितना मेरा मन होगा उतना मैं कर दूंगी, बाकी आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना सीखते हैं, फिर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। मैंने तुमसे कहा हाइड्रोजन ये एक मॉलिक्यूल है, H2 इज अ मॉलिक्यूल। सो इसीलिए यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रयोग करेंगे वो कौन सा वाला करेंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, ये वाला, ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का 1s 2s 2p 3s, ये वाला नहीं। तो कब वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है और कब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। Whenever you are dealing with molecule, then always use this configuration. Never ever use the configuration of atomic structure which have been taught in chapter number 2. कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। अच्छा, अब बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जरा बताइए? एक हाइड्रोजन में एक होता है, तो ऑब्वियस है कि अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 हाइड्रोजन में 2 होंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मॉलिक्यूल के केस में, तो ये सोचा करो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं आपके 14 से ज़्यादा तो नहीं हो गए, या फिर 14 या 14 से कम तो नहीं है। तो ये जो 14 से कम है, इसका मतलब ये केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं ये तुमको पता होना चाहिए। केस नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो केस नंबर 1 में पहले इलेक्ट्रॉन कैसा भरा जाता है? सिग्मा 1s, उसके बाद भरा जाता है सिग्मा 1s स्टार। तो जब तक सिग्मा 1s नहीं भर जाता, सिग्मा 1s स्टार में घुसने का नहीं। ठीक है, अच्छा, सिग्मा 1s कितना लेगा? सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और हमारे पास है भी कितने? 2 ही हैं भरने के लिए। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s और ये वहाँ पे 2, ये 1s। कई लोग इस चीज़ को ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं और फिर ऊपर 2 लिखते हैं, बट मेरी आदत एक्चुअल में ब्रैकेट यूज़ करने की नहीं है।
मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, खत्म, ओके। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया। किसी इंसान ने मुझसे अब इसका लेट्स इमेजिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को बोला कि आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का जो डायग्राम है आप वो बनाइए। तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगी, वो डायग्राम बनाना भी हमको देखना है, सीखना है। तो वो देखो डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। आपको ये तो पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी एटम में अगर आपने सिर्फ कुछ ही शेल्स फिल किए हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसके पास और शेल्स नहीं है, उसके पास और भी शेल्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, वो एक इलेक्ट्रॉन 1s में रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन के बाद 2s नहीं है, 2p नहीं है, 3s नहीं है, 3p नहीं है, 3d नहीं है बट वो खाली है। तो सिमिलरली H2 में यदि उसके 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s ऑक्यूपाई कर चुके हैं तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके पास सिग्मा 1s स्टार नहीं है, उसके पास सिग्मा 2s नहीं है, उसके पास सिग्मा 2s स्टार नहीं है, उसके पास वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हैं लेकिन वो खाली हैं, ठीक है। तो खाली लिखने का क्या अर्थ, कोई अर्थ नहीं है। हाँ, बस मैं इतना लिख देती हूँ कि सिग्मा 1s स्टार यहाँ पे 0 है, उसके सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले को मैं वहाँ लिख देती हूँ। बाकी है बट हमने लिखे नहीं है। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि वो खाली है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, खाली है। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो क्या है, खाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी और आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। चलो, तो ये हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब यहाँ पे जिनके ऊपर स्टार लगा होता है, स्टार का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नॉन बॉन्डिंग तो नहीं बोलना चाहिए, ये लो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो विदाउट स्टार होते हैं उनको कहते हैं हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे करेंगे, बी से डिनोट करेंगे और एंटी बॉन्डिंग वालों को Na से। अब तो मुझे गिन के बताओ कि यहाँ पे हियर Nb की संख्या कितनी है। Nb वाले 2 हैं, देखो ये 2 है ना, ये 2 आ गया। और यहाँ पे Na वाले कितने हैं, Na वाले एंटी बॉन्डिंग वाले 0 हैं, ये 0 आ गया। मैंने तुमसे पूछा चलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दो फॉर्मूले से, तो बोलते चलो निकालते हैं, Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, तो हमने निकाली। तो इससे हमारा कितना आया, Nb माइनस Na यानी कि 2 माइनस 0 बाई 2 यानी कि आया बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1। और जो तुमको आज ट्रिक सिखाई गई थी उस ट्रिक के अनुसार कहाँ गया हमारा ट्रिक, ये रहा। जब भी 1 या 2 की बात होगी तो आपको क्या करना है, 0.5 ऐड करना है, मतलब 1 की शुरुआत ही 0.5 से होगी। तो जब भी किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। और जब आप 2 की बात कर रहे हो तो 2 में और 0.5 ऐड कर दो, यानी कि 0.5 तो था ही 1 वाले के पास, 2 में जाते थे 0.5 और बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो यहाँ पे आता है, ये आ जाता है, ये आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना, 1, बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना, 1, ये आ गया। समझ में आ रही है वाली बात। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसका मैंने तुम्हें डायग्राम बनाने को कहा, मैंने इसका क्या बनाने को कहा, तुम लोगों से डायग्राम क्रिएट करने को कहा। तो चलिए डायग्राम आप इसका मुझे क्रिएट करके बताइए। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो इसका डायग्राम बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे का, कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1s वाला कर रहा है। ये लेट्स से 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे वाले एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिक्सिंग कर रहे हैं। अब तुमको कल जो थ्योरी पढ़ाई गई थी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम्हें इतना तो पता है कि जब आप लोगों के 1s कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो 1s कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंपैरेटिव टू एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो इस तरीके से ऊपर पहाड़ में रहने चला गया, ठीक है, और जिसकी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से वो इस तरीके से अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी ऊपर में एक और नीचे में भी एक, दिस विल बी नोन एज सिग्मा 1s, दिस विल नोन एज सिग्मा 1s स्टार। अभी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, सिग्मा 1s में है। तो ये चीज़ कैसी रहेगी, ये रहेगी ऐसा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसा। समझ में आ रही है बात, खत्म, ठीक है।
अब यहाँ पे 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 आई। ठीक है, इसका मतलब जब आप H और H को ऐड करोगे और H और H ऐड होने के बाद H2 बनेगा, तो उस H2 में एक H और दूसरे H के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट किया करेगा? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट किया करेगा। समझ लो, बॉन्ड ऑर्डर 1 आई है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा? सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट किया करेगा। ये इस तरीके की बातचीत हुई। ठीक है, डन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में और कोई जानकारी तुम्हारे पास है क्या? नहीं, और जानकारी रख के मतलब ही क्या है? हाँ, एक जानकारी, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? तो ये बताओ, तुमने जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सिग्मा 1s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रख चुका है, उसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बराबर, यानी कि फुल है वो। और सिग्मा 1s स्टार तो खाली है। अनपेयर्ड का मतलब होता है जैसे कैपेसिटी 5 की है और भरे हुए हैं 4, खाली जगह होना। पूरा ही खाली होगा चलेगा, पूरा ही भरा होगा चलेगा, आधा खाली आधा भरा ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब आप लोगों का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नेचर कैसा है? डायमैग्नेटिक, बराबर। ये मैंने हाइड्रोजन के बारे में बात की, अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं आप लोगों के हीलियम 2 के बारे में। ठीक है, अच्छा, हीलियम 2 यानी कि एक हीलियम प्लस दूसरा हीलियम इक्वल्स टू हीलियम 2। अब तुम में से सब लोगों को पता है कि मैडम नेचर में हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों हीलियम और दूसरी हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं बनता? ये सबको पता है, सबको पता है, इसमें कुछ भी नया तो है ही नहीं, बट फिर भी हम डिस्कशन करते हैं। मैं जानती हूँ हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करती, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी के बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो चीज़ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। तो आपका जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हीलियम कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। क्या होगा? पहले वाले की कैपेसिटी सिग्मा 1s, उसके पे 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सिग्मा 1s स्टार, और उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्या उसके आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है? अरे उसके आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, किसने कहा नहीं है? हैं, लेकिन वो खाली है। कौन सा होगा इसके आगे वाला? सिग्मा 2s, जो कि खाली पड़ा है। और भी खाली पड़े हैं, बट मैंने एक ही लिखा है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे NB बॉन्डिंग वालों की संख्या कितनी है? बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार, तो विदाउट स्टार वाले 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग वालों की संख्या कितनी है? 2। अगर मैं तुमसे पूछूंगी बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना, तुम बोलोगे NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0। बॉन्ड ऑर्डर 0। इससे हमें ये समझ में आता है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया है, इसका मतलब, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब हीलियम 2 का जो मॉलिक्यूल होगा, हीलियम 2 का मॉलिक्यूल आप लोगों का डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड ही क्रिएट नहीं हो रहा है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बराबर है? ओके, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, देखो क्या तुम्हें यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? सिग्मा 1s भरा हुआ है, सिग्मा 1s स्टार भी भरा हुआ है, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो देयरफॉर ये वाली स्पीशीज कैसी होगी? आप लोगों की डायमैग्नेटिक होगी। इसका मुझे डायग्राम बनाना है। क्या रखा है डायग्राम में? ये लो, ये इधर एक, ये इधर एक, छोटा सा बना रही हूँ मैं, ठीक है, छोटू सा बना रही हूँ मैं। यहाँ पे एक डब्बा, ये 1s का, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक और डब्बा 1s का, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक डब्बा, दैट विल बी सिग्मा 1s। यहाँ पे एक डब्बा, दैट विल बी सिग्मा 1s स्टार। इस बार सिग्मा 1s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा 1s स्टार के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, चलो, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। अब बात करते हैं हम लोग लिथियम के बारे में। तो अब आती है बारी Li2 की। एक लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 2 के पास कितने? 6। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s कितना? 2। उसके बाद सिग्मा 1s स्टार, उसके पास भी कितना? 2। उसके बाद सिग्मा 2s, उसके पास भी कितने? 2। उसके बाद खाली वाला कौन सा होगा? सिग्मा 2s स्टार, उसके पास कुछ भी नहीं। अब
यहाँ पे आपको अगर मैं ये पूछूं बॉन्डिंग वाले कितने हैं, तो देखो एक बॉन्डिंग वाला ये, एक बॉन्डिंग वाला ये, टोटल बॉन्डिंग वाले 4, एंटी बॉन्डिंग वाले 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने को कहूँ तो कितना होगा, 4 - 2 2, 2/2 = 1। यानी कि यदि लिथियम 2 Li2 एग्जिस्ट करता, ठीक है, अगर Li2 एग्जिस्ट करता, जो कि तुम में से सबको पता है कि Li2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, कभी सुना है लिथियम को Li2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हुए? एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ठीक है। कभी तुम लोगों ने देखा है कि आपका जो ये मेटल है लिथियम, ये Li2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? बचपन से तो यही सीखे हो ना कि मेटल्स हमेशा सिंगल होते हैं, वो कभी ऐसे दो वाले जोड़ी के फॉर्मेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बराबर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, बराबर। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो वो तो यही कहती है कि यार बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ रहा है तो लिथियम और लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू MOT, अभी तक मैंने तुम्हें जितनी जानकारी दी, अकॉर्डिंग टू MOT Li2 एग्जिस्ट करना चाहिए, Li2 एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। वहाँ पे लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बराबर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ये बात पता है, हम लोगों को पता है कि Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें लिथियम और लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, हमें ये बात पता है, दिख रहा है ना हमको, बराबर, हमें दिख रहा है कि लिथियम में वो चीज़ नहीं होती है, बराबर। वो एक होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, बट वो नहीं होता, बराबर। ऐसा क्यों नहीं होता समझते हैं, देखो इसका रीज़न है, देखते हैं, समझते हैं रीज़न। अभी अगर लिथियम और लिथियम के बीच में ये सिंगल बॉन्ड अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कर रहा है, मान लेते हैं Li2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो Li2 में जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी है 105 किलो जूल पर मोल। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, इसे समझने के लिए बताया जा रहा है। और उसके अलावा जो हाइड्रोजन होता है H2, हाइड्रोजन के अंदर में ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 458 किलो जूल पर मोल, ज़्यादा, बराबर, ज़्यादा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये ज़्यादा क्यों है? तो देखो ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि लिथियम में हुआ क्या, 2s और 2s ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट याद करें। और हाइड्रोजन में 1s वाली ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। तो ऐसे में साइज़ जितना बढ़ता जाएगा, साइज़ जो रहता है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी उसकी कम होगी, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड कमज़ोर होगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बराबर, वो टूट जाएगा आसानी से, ठीक है, आसानी से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे एक असर्शन रीज़न तैयार किया जा सकता है कि Li2 और H2 में किसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। इस टाइप से एक क्वेश्चन लेट से किसी ने आपको क्रिएट करके दे दिया, ये एक टॉपिक हो गया, राइट, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ तक हमने ये जानकारी इकट्ठा कर ली। अभी मेरे हिसाब से तुम बेरिलियम 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बराबर है, तुम बेरिलियम 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपके लिए होमवर्क है, बराबर है। बोरॉन का मैं लिख के दिखाती हूँ और डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ, सारे मैं नहीं करूँगी, कुछ काम तुम्हारे लिए है। B2 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10, जो कि 14 से कम है। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूँगी, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा 1s स्टार यहाँ पे 2, उसके बाद सिग्मा 2s2 और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा 2s स्टार यहाँ पे 2। अच्छा, 8 हो गए, अब बचता है 9 10। याद रखना ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाली स्पीशीज़ है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाली स्पीशीज़ में सावधान, ठीक है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से जब कम वाला केस आता है
तो पाई टू पी एक्स पहले भरता है। अब देखो लोगों से गलती क्या होती है, स्टूडेंट से, टीचर से नहीं होती इसमें यूजुअली गलती, क्योंकि आदत हो जाती है ना, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई ऐसा है, वो लोग इसको दे देते हैं 2। ये गलत है। आपका पाई टू पी एक्स और आपका पाई टू पी वाई दोनों के दोनों इक्वल हैं, इक्वल, समझते हो, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने पी एक्स को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। याद करो, अगर दोनों की इक्वल एनर्जी है तो कायदे से दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। याद है हम्स रूल, अगर जब 2 लोगों की सेम एनर्जी होती है तो सेम एनर्जी वालों को पहले इलेक्ट्रॉन देते जाओ, जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है उसके बाद आप पेयरिंग करने के बारे में सोचो। ठीक है, आप उसके बाद क्या करो, पेयरिंग करने के बारे में सोचो। जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक आप पेयरिंग करने के बारे में आप सोचना भी नहीं। याद आ रहा है? बस वही सेम रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो याद रखना, जब भी बातचीत पाई टू पी एक्स या पाई टू पी वाई के बारे में हो तो कभी भी उनमें 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक में ठूस के मत दे देना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आप कभी भी ठूस के मत दे देना। समझ में आ रही बात? कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। ठीक है, हमेशा क्या करोगे, दोनों को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बांटोगे और फिर भी यदि इलेक्ट्रॉन बच जाए तो ही उस इलेक्ट्रॉन को फिर आगे क्या करोगे, आप क्या करना है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अदरवाइज नहीं। इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। अच्छा, पहले चलो एन बी एन ए काउंट कर लेते हैं। तो एन बी की क्वांटिटी कितनी है, 2, 4, और ये दोनों तो अभी कौन से वाले, एन बी वाले ही हैं, तो एन बी की क्वांटिटी हो गई 6। एन ए पे बात करते हैं तो एन ए कितना होगा, 4। बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालने जाऊँ, 6 - 4 2, 2/2 1, यानी कि बी और बी इन दोनों के बीच में, बी और बी इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे लोगों से होती है एरर। अब ये एरर वाला पॉइंट पकड़ो। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इन दोनों को देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आप लोगों का जो B2 मॉलिक्यूल होगा वो B2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि B2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, बराबर। लेकिन 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 आप लोगों का रियलिटी, ठीक है, रियलिटी जो है वो रियलिटी वो ये कहती है कि आप लोगों का, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, बट डायमैग्नेटिक होगा, बराबर बराबर। अगर मैं इस हिसाब से मिक्सिंग करूं, ये जो हंस रूल के हिसाब से, तो पैरामैग्नेटिक आएगा, बराबर, पैरामैग्नेटिक आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर, एक मिनट, यहाँ रियलिटी नहीं लिखते, इफ एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, अगर बोरॉन नाइट्रोजन से छोटे वालों में एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, अगर एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होता तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता, कॉन्फ़िगरेशन होता σ1s2 σ1s*2 σ2s2 σ*2s2 और होता σ2pz2। तो इस हिसाब से तो ये डायमैग्नेटिक होता। तो क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर वाले कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पैरामैग्नेटिक, नॉन एबनॉर्मल वाले के हिसाब से डायमैग्नेटिक, तो इसीलिए याद रखना बोरॉन B2 के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हम लोग कभी भी कमेंट नहीं करते। आप NCERT भी रीड करो, आपको NCERT के PDF में भी अगर आप जाओगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा कि वो भी यही लिखता है, उसकी जगह पे डैश दे देता है, खाली जगह, नहीं पता उसको, ठीक है, उसको नहीं पता कि वहाँ पे उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता, वो छोड़ देता है, वो चीज़ों को क्या कर देता है, छोड़ देता है कि अब जो है सो है यार, जाने दो, B2 के अपन मैग्नेटिक नेचर के बारे में कमेंट नहीं करते। डायग्राम बना लेते हैं इसका, देखो नीचे में ये, अरे यार, नीचे में ये रहा आपका 1s, ये रहा आपका 1s, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर बना लिए इन दोनों ने। ये मेरा थोड़ा गंदा डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे σ1s*, यहाँ पे आ गया आप लोगों का σ1s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बारी आती है 2s की, फिर बारी आती है 2s की। इस 2s ने मिक्स होकर अपना एक डब्बा बनाया σ2s*, और इसने अपना डब्बा क्रिएट किया, कौन सा वाला, आपका σ2s। इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब बारी आती है 2p की, अब बारी आती है 2p की। 2p में बोलो कितने डब्बे, 2p में टोटल 3 डब्बे, यहाँ से 3 डब्बे जा रहे हैं, इधर से भी 3 डब्बे जा रहे हैं, टोटल कितने डब्बे होंगे, 6। हमने अभी 14 इलेक्ट्रॉन वाली कहानी पढ़ी है। 14 इलेक्ट्रॉन वाली कहानी में सबसे टॉप पे जिसकी एनर्जी होती है,
वो होता है सिग्मा 2p Z स्टार। उससे कम में किसी की अगर होती है तो कम वाले कौन होते हैं? कम वाले होते हैं दो लोग। कौन दो लोग? पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर उसकी एक और होता है जिसकी एनर्जी कम होती है। कौन होता है वो? मेरे डायग्राम देखो थोड़े बदसूरत हैं, हाँ, क्योंकि मुझे डायग्राम वायग्राम बनाना कोई खासा पसंद है नहीं। सिग्मा 2pz और उससे ज़्यादा वाले होते हैं ये दो, यानी कि पाई 2px और पाई 2py। अब आपने इलेक्ट्रॉन किस में दिया? आपने इलेक्ट्रॉन किस में दिया? हमने तो 14 वाले से कम में दिया। तो 14 वाले में ये ऑर्डर थोड़ी ना चलता है। 14 वाले में तो आप लोगों का 14 वाले में ये ऑर्डर थोड़ी ना चलता है। 14 वाले में सबसे बिलो कौन होता है? सबसे बिलो होते हैं वो दो लोग। कौन? पाई 2px और पाई 2py। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और उनसे ऊपर की एनर्जी पे होते हैं सिग्मा 2pz वाले, उनके पास कुछ भी नहीं। ये ऐसा एनर्जी डायग्राम है, ख़त्म। तो अब मेरे हिसाब से तुम बना लोगे सारे के सारे एनर्जी डायग्राम सभी लोगों के। बस बोरॉन वाली चीज़ ही एक ऐसी थी जो मुझको तुम लोगों को बतानी थी। अच्छा, और जब नाइट्रोजन का बनाओगे तो याद रखना, नाइट्रोजन का बनाते वक्त आप 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, N2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब क्या है? उसमें कॉन्फ़िगरेशन केस नंबर 1 वाला रहेगा, ठीक है। और जब आप ऑक्सीजन फ्लोरीन का बना रहे हो, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन फिर केस 2 वाला लगेगा, और फ्लोरीन में भी कॉन्फ़िगरेशन फिर केस 2 वाला लगेगा, ठीक है ना? बराबर है, कर लोगे वाला काम? होप सो, मेरे हिसाब से लगे तो मैं एक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिख के दिखा देती हूँ फ्लोरीन का, ताकि तुम्हें डाउट ना हो। फ्लोरीन मतलब 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 यानी कि केस नंबर 2 कैसा होगा? सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा 1s स्टार और फिर 2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार 2। ओके, उसके बाद अब किसकी बारी? ये 14 से ज़्यादा वाला है, ये 14 से ज़्यादा वाला है। तो 14 से क्योंकि ये ज़्यादा है तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या आएगा? बोलो, यहाँ पे आएगा पाई 2px आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे आएगा सिग्मा। यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा। यही गलती मत करना। सिग्मा 2pz2 कितने भर लिए? अभी तक 10 भर लिए। अब किसकी बारी? अब आती है बारी पाई 2px और पाई 2py, जो दोनों के इक्वल है। अब दोनों में वैसे तो एक एक भरते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों को भी दो दो भर दूँ तो अभी मैंने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए अभी तक? 14। अच्छा, अब बात आती है 15, 16, 17, 18, वो कहाँ जाएंगे? तो वो यहाँ जाते हैं पाई 2px स्टार, इसके पास भी दो, और पाई 2py स्टार, इसके पास भी दो। अच्छा, इसके आगे खाली कौन रह जाता है? इसके आगे खाली रह जाता है सिग्मा 2pz एस्टिक, यानी कि स्टार वाला। ये खाली है, ये खाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो फ्लोरीन है F2, ये डाई मैग्नेटिक स्पीशीज, बराबर। मेरे हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अब तुम कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे, बना लोगे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तुम्हें, अच्छा एक और चीज़, तुम्हें याद है जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मैं तुमसे कहती थी लेट्स से तुम्हें अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो तुम उस कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा ऐसा ना लिखो कि 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसा लिखो। डब्बे में आर्गन, और आर्गन के बाद आप उसको लिख दो कि वो आपका 4s2 है या 3s2 है या 3p2 है, मतलब इनर्ट गैस जो नियरेस्ट है उसके टर्म्स में। तो होता क्या है कि ये जो दो होते हैं ना, इनको आप देखोगे बुक्स में कई बार टीचर्स ऐसा लिखते हैं के, और उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन छाप देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो के से डरना मत कि के कौन है। के सिग्मा 1s स्टार और सिग्मा 1s है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, ये क्वेश्चन वैसे तो आपको करना है, बट पॉज करना वीडियो को, खुद करने की ट्राई करना और फिर बात करना। मैं इन सभी लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहती हूँ। क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहती हूँ? क्योंकि ऑलरेडी ये बॉन्ड ऑर्डर उनका क्या होगा ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इनके पास क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक होंगे कि डायमैग्नेटिक होंगे, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। अच्छा, तो ऐसे केस में अभी मुझे तुमसे इनका क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। लिखो, O2 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन, 16 से एक कम किया यानी कि 15, क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s में 2,
सिग्मा 1s स्टार में 2, सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा 2s स्टार में 2, टोटल हो गए 8। 15 यानी कि वो 14 वाले से ज़्यादा है, यानी कि केस नंबर 2। सिग्मा 2p z में 2 यानी कि हो गए 10। उसके बाद पाई 2p x में भी 2 और पाई 2p y में भी 2, यानी कि क्या हो गए 14। अब 15 वाला कहाँ जाएगा? 15 वाला जाएगा पाई 2p x में 1 और पाई 2p y खाली। या तो तुम y में 1 डाल दो और x को खाली रख दो, दोनों इक्वल हैं, उनमें से किसी को भी कहीं भी डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से तुम O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव इनका भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। ठीक है, लिख दोगे? अच्छा चलो मैं ही लिख लेती हूँ, मैं ही लिख देती हूँ। क्यों लिख रही हूँ तुम इसका रीज़न भी समझेगा। ये अभी मैंने O2 प्लस का लिखा, अब मैं O2 का लिखती हूँ। तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो 16 इलेक्ट्रॉन में आएगा सिग्मा 1s2। रुको मैं लिख लेती हूँ, तुम टैली कर लो। देखना लोग ना एक्स में ही दोनों इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, वो वाली गलती मत करना। अब देखो इतना ना लंबा चौड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है बार बार। 2 मिनट। हाँ, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास। कौन कौन आ गया आप लोगों के पास? O2 प्लस, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव, ये मैंने बना दिया। समझ में आ रही बात? ओके, चलो मैडम बॉन्ड ऑर्डर भी बता दो। बॉन्ड ऑर्डर में बात करते हैं। O2 प्लस यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगी 2.5। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 16 के लिए कितनी होगी? 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? 2। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? कम। बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1, बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितनी? 0.5। समझ में आ रही है बात? एक मिनट देख लेती हूँ कुछ गलत तो नहीं किया। सॉरी, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1, ये मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिख दी। ठीक है, अब एक बात याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इस चीज़ को बताता है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, हमको इतना तो पता है कि उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए फिर हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यानी कि आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। जितनी ज़्यादा बॉन्ड्स उतनी ज़्यादा एनर्जी मुझे उनको सप्लाई करनी पड़ेगी, बराबर? ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। ये इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हम बातचीत कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट है। तो कल को अगर तुम्हें 4 ये चीज़ें दी जाती और इन चारों को बोला जाता कि इनको इनकी बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से आप अरेंज करो, तो क्या करते? बॉन्ड एनर्जी के डेटा याद थोड़ी ना है, फिर क्या करते? कुछ नहीं करते, शांति से बैठते और बोलते रुको मैं क्या करता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ गया उसमें मैं ये बातचीत कर लूँगा, ख़त्म हो गई हमारी कहानी। एकदम ही समझ में आ रही है बात? ओके, बस ख़त्म। अच्छा, अब लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है अगर 2 एटम्स की, या ये कह सकते हैं इफ़ 2 स्पीशीज़ हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर आपके पास 2 स्पीशीज़ है और दोनों स्पीशीज़ की बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ गई, तब आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा? बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, मैं बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी की बात कर रही हूँ, हाँ, उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ।
ठीक है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम, फिर आप कैसे कंपेयर करोगे बताओ। या फिर स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लिया जाए तब कैसे कंपेयर करोगे। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज़ को, और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। लेट से H2 है, H2 प्लस है, आपके पास हीलियम 2 प्लस है। आपको ये बताना है, वैसे मैं मानती हूँ हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमें अभी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है इस पर बहस नहीं करनी है। हमें क्या करना है, ये बताना है कि बताओ यहाँ पर आप लोगों के कितना, कौन ज़्यादा स्टेबल है, विच इज़ मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो अगर लिखना चाहते हो, और फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो तो। अदरवाइज़ मैं तो इसको डायरेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर 0.5। हीलियम 2 प्लस के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 थे, एक प्लस का साइन है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। और जब भी बॉन्ड देखो, आपके बॉन्ड ऑर्डर 3 के लिए आंसर आएगा 0.5। कैसे आएगा आंसर 0.5, सोचो। 1 के लिए 0.5, 2 के लिए भी ऐड कर दो 0.5 यानी कि 1 हो जाएगा। लेकिन तीसरे में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 तक तो पहुंच गए थे, 1 से और आधा सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0.5 में आ गए। अब अगर किसी को मेरी ये बातचीत नहीं समझ में आ रही है तो ज़्यादा अपने छोटे से दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग कितने हैं काउंट करो, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2 कर लो और मुक्ति पाओ। अब देखो यहाँ पे दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए। फिर अब तुम्हें अगर डिसाइड करना रहे कि अब जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए हैं तब आप कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे, तब याद रखना, ठीक है, याद रखना स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाएगी। तो ठीक है, ऐसे केस में देन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप लोगों के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, किसको कैलकुलेट करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि NB कैलकुलेट करेंगे। दोनों में से जिसके पास, ठीक है, the one which have more NB, ठीक है, which have more NB will more stable, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। या फिर आप इसी स्टेटमेंट को इस भाषा में भी कह सकते हो कि उनमें से जिसके पास में, ठीक है, आपके पास लेस NA होंगे विल बी मोर स्टेबल। अगर NB के बारे में बात कर रहे हो तो NB ज़्यादा होने चाहिए, और अगर NA के बारे में बात कर रहे हो तो आप लोगों के NA क्या होने चाहिए, क्वांटिटी में कम होने चाहिए। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यार तो लिखना ही पड़ जाएगा NB NA देखने के लिए, हाँ लिखो। तो यहाँ तो सिग्मा 1s1 है बराबर। तो देखो अभी साफ साफ एक इंसान को दिख रहा है मैडम, यहाँ तो NB 1 है, यहाँ पे NB 2 है, लेकिन यहाँ पे NA 0 है और यहाँ पे NA आप लोगों का 1 है। तो ऐसे में हम ये वाला रूल देखें कि ये वाला रूल देखें, ये वाला रूल टॉप प्रायोरिटी क्या देखने का, NB चेक करने का, सॉरी NA चेक करना, NA कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, NA कम होना चाहिए। तो NA कम कहाँ है, इसमें कम है, किसमें कम है, इसमें कम है, हाइड्रोजन वाले में कम है। अब क्योंकि NA की क्वांटिटी हाइड्रोजन वाले में कम है, इसीलिए H2 प्लस और हीलियम 2 प्लस इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, H2 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, H2 मॉलिक्यूल, H2 प्लस का मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाली स्पीशीज़ मोर स्टेबल। तो समझ रहे हो किसके बेसिस पे, किस ऑर्डर पे कैसे चेक करोगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो आप लोगों को इस तरीके से चेक करना है। इसी सेम टॉपिक पे, इस सेम टॉपिक से डिपेंडेंट एक क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है। आपको 3 स्पीशीज़ दी जाती हैं, ठीक है, कौन सी दी जाती है, आपको 3 स्पीशीज़ दी जाती है। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये वाली चीज़ आपकी मोर स्टेबल है। इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि आपके पास N2 है, N2 पॉजिटिव है, N2 का निगेटिव है, इन्हें आप बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से अरेंज करो। किसके हिसाब से, बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से। तो क्या करना, इनका पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं जानती हूँ इस क्वेश्चन में 2 लोगों के बॉन्ड ऑर्डर सेम आने वाले हैं, तो मैं ट्रिक से नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाते हैं तो हमें वहाँ पे NA की आवश्यकता होती है,
और Na डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पहले से ही अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। N2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन केस नंबर 1 के अंडर में जाता है। तो अगर मैं N2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार 2, और उसके बाद आएगा यहाँ पे आप लोग ये कितने हो गए 8, फिर आ जाएगा पाई 2px, ठीक है 9 10, और उसके बाद पाई 2py ये 11 12, और उसके बाद सिग्मा 2pz2 बराबर। अगर N2 प्लस की बात करूँ जिसके पास 14 नहीं 13 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 13, तो देखो इतना कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में सेम ही रहेगा बराबर, इतना कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन हुए ना, असर कहाँ पड़ेगा यहाँ पे, सिग्मा 2pz2 की बजाय सिग्मा 2pz1 होगा। अब अगर मैं N2 नेगेटिव की बात करूँ तो एंटी नेगेटिव में 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, N2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15 यानी कि केस नंबर 2। और अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूँ तो केस नंबर 2 ऐसा चलता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, इधर आ जाएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, और उसके बाद आ जाएगा फिर सिग्मा 2pz2, कितने इलेक्ट्रॉन 10। उसके बाद 11 12 किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, 13 14 किस में जाएंगे, एक मिनट, हाँ 13 14 किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पाई 2px स्टार और 1, और पाई 2py स्टार आप लोगों का खाली, ये ऐसे। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, तो वैसे तो मुझे पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 से 1 कम है तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 14 से 1 ज़्यादा है तो भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो देखो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी सबसे ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर का और बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में अरेंज करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी N2 की होगी, बट मैं डाउटफुल हूँ N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव के केस में। तो आप एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिने, एंटी बॉन्डिंग यानी कि Na इलेक्ट्रॉन्स गिने, यहाँ पे Na वाले कितने हैं 2, यहाँ पे 4, बस 4 हैं, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये देखो 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। N2 नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के आने से स्टेबिलिटी घटती है। तो देयरफॉर N2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू N2 नेगेटिव, देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से फॉलो होगा। तो कल को यदि आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए जब बॉन्ड ऑर्डर आपके सेम हो, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर में आप क्या करेंगे, वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। याद रखना क्या चेक करोगे, एंटी बॉन्डिंग, कभी भी बॉन्डिंग मत चेक कर लेना। अच्छा एंटी बॉन्डिंग ही क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की हाइयर एनर्जी होती है, और हाइयर एनर्जी सिस्टम में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और रिपल्शन मतलब सिस्टम में अनस्टेबिलिटी लाते हैं, ठीक है। अभी मुझे और भी चीज़ें पढ़ानी है 15-20 मिनट की, तो 1 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट की चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना।
चलो आगे वापस बैक टू वर्क। तो हमने अभी तक ऑलमोस्ट सारे डिस्कशंस तो कर ही लिए हैं और अभी आगे और बातचीत कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं और क्या रह गया है सीखने का। तो आप बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर लोगे, बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से अरेंज कर लोगे, बॉन्ड स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज कर लोगे, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज कर लोगे। आपको कभी भी कोई भी इंसान एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या है वो नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको अरेंजमेंट पूछेगा। अच्छा, अब इसमें एक टाइप का ना क्वेश्चन होता है जिससे ना लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अभी बता देती हूँ तुम लोगों को। जैसे अज्यूम करते हैं आपके पास यही होता, N2 होता, N2 पॉजिटिव होता और आपके पास एक N2 नेगेटिव होता। क्वेश्चन आपसे ये क्रिएट किया जाता है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है रिगार्डिंग बॉन्ड लेंथ। ऐसे आपको टोटल 4 ऑप्शन दे देगा। अब हमें यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज़ लिख देगा, लेट्स से 1.9, यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 1.9, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 1.9, ऐसे कुछ भी कुछ ऑप्शन क्रिएट कर देगा। हमें ऐसा लगता है कि अरे यार हमें तो बॉन्ड लेंथ आती नहीं है, तो अभी हमें जैसे बॉन्ड लेंथ नहीं आती तो हम लोगों को तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ ही नहीं रट्टा मार के हुई है। तो जब हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ ही रट्टा मार के नहीं हुई है तो हम काम आगे कैसे करेंगे, है ना, ये लोगों के दिमाग में डाउट आता है। तो इन दैट केस आपको कोई भी एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ की वैल्यू रटने को नहीं कह रहा है। कॉमन सेंस, बॉन्ड ऑर्डर का या बॉन्ड एनर्जी का इन्वर्स में रिलेशनशिप चलता है बॉन्ड लेंथ के साथ। आपने अभी अभी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखा तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसके उल्टा होगा, यानी कि जो भी वैल्यूज़ दी हैं, कुछ भी दी हो, मुझे भी नहीं पता डेटा, बट उनमें हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली N2 नेगेटिव की होगी। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेना जिसमें हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ N2 नेगेटिव की हो और उसके बाद फिर रिड्यूसिंग बॉन्ड लेंथ हो। ऐसे करते हैं काम, ठीक है, उसमें घबराने का नहीं। चलो अब मेरे को एक नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाना है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे ज़्यादा कोई सवाल देखो आए नहीं है, बट पढ़ लेते हैं टॉपिक, उससे क्या जाएगा, टॉपिक नहीं पढ़ोगे इससे अच्छा पढ़ ही लो। हमें पढ़नी है 2 चीज़ें, हमें पढ़ना है होमो और हमें पढ़ना है लूमो। कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है, पता नहीं लोगों को ये कंफ्यूजिंग क्यों लगता है, मैंने ऐसा सुना है, बट इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है, ट्रस्ट मी। बस आप इनके फुल फॉर्म याद रखो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट, और आपको इंग्लिश आनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। हाईएस्ट, O फॉर ऑक्यूपाइड, M फॉर मॉलिक्यूलर, और O का मतलब होता है ऑर्बिटल। बस अब इतना तो समझता है ना तुमको कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है। ऑक्यूपाइड मतलब खाली नहीं होना चाहिए, फिल होना चाहिए। अच्छा, लूमो का मतलब क्या होता है? लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट, U फॉर अनऑक्यूपाइड, और MO का मतलब तो तुम जानते हो। स्पेलिंग्स देखो ठीक कर लेना, मेरा ध्यान स्पेलिंग्स वगैरह लिखने में नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बराबर। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे ये चीज़ आपके दिमाग में जल्दी चली जाएगी, और फिर इस सेम कंसेप्ट को आप जगह जगह अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है O2। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 16। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या बैठेगा? वो आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s, एक मिनट 2 मिनट। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके बाद आएगा आप लोगों का सिग्मा, एक मिनट, सिग्मा 2pz, और उसके ऊपर 2, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, फिर 11-12 में आते हैं, फिर आएगा पाई 2px, यहाँ पे 1, सॉरी 2 डाल देती हूँ ना डायरेक्ट, क्या चिल्लरगिरी करना। ये ऐसे कितने हो गए? 11-12 13-14। उसके बाद आएगा पाई 2px स्टार, उसमें 1, और फिर आएगा पाई 2py स्टार, और उसमें आएगा 1। ये दिख रहा है? तुम याद करो, मैंने तभी तुमसे कहा था ना 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि 2-2 की जोड़ी बना दी और उसको बोल दिया कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो इसीलिए कभी भी ऐसा डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए जोड़ी मत बनाना। किसी ने तुमसे पूछा इसका होमो क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन होमो बताना है आपको। होमो का मतलब होता है आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उस कॉन्फ़िगरेशन में
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? तो अभी देखो यहाँ से तो यहाँ तक तो ऑक्यूपाइड है, इसके बाद सिग्मा 2p z एम्प्टी है, और ऑब्वियसली अगर सिग्मा 2p z एम्प्टी है तो उसके आगे वाले भी एम्प्टी होंगे, समझ रहे हो? तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन है यहाँ पे? ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। बस इसी पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग कहते हैं होमो। ठीक है, अब किसी ने पूछा इस क्वेश्चन का लूमो क्या है? लूमो का मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। अब देखो अनऑक्यूपाइड्स की शुरुआत यहाँ से हो रही है, ऐसे और भी अनऑक्यूपाइड्स होंगे आगे, तो तुम्हें उन सारे अनऑक्यूपाइड्स के राजा को नहीं ढूंढना है, तुम्हें उन सारे अनऑक्यूपाइड में जो सबसे लोवेस्ट है, बल्कि तुम ये कह सकते हो पहले अनऑक्यूपेसी जहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है? सिग्मा 2p z से शुरू हो रही है, बस उसको आपको कहना है लूमो। सो दिस इज योर होमो, दिस इज योर लूमो। जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर किया है दैट इज होमो, और जहाँ पे एंट्री जहाँ से नहीं हो पाई दैट विल बी लूमो। खत्म हो गया यहाँ पे हमारी कहानी। ठीक है, ये हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त। तो हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप होमो लिख सकते हो, आप उसको उसका लूमो लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात और करते हैं, आगे बातचीत और करते हैं। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जैसे हमने बात की, तो यूजुअली अभी तक हमने कैसा पढ़ा है? बॉन्ड ऑर्डर आएगी एक, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड, ये हमारी अभी तक की थिंकिंग चलती थी। अब तुम्हें एक तरीके से झटका लगेगा, हाय ढाई बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ढाई बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम्स के बीच में ढाई बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, आधा बॉन्ड कैसे हो सकता है, राइट? यही सोचोगे। तो देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आई है तो इसका मतलब क्या है? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज़रूर वहाँ पे उन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। कैसे बना है इट्स नॉट अवर पार्ट, लेकिन ये उसका मीनिंग होता है, ये उसका मीनिंग होता है। ठीक है, ये इस तरीके से बराबर, ये ऐसा, इसीलिए इसमें घुसना मत, ये अभी फ़िलहाल हमारा पार्ट नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों की ज़ीरो भी हो सकती है, और बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों की एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी भी हो सकती है, और बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, कैन नेवर बी नेगेटिव, बराबर है, कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर, अगर मान लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आ गई, इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल जो आप बनाना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़े से समय के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे Li2 है, वो कुछ समय के लिए तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हीलियम 2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव आ गई तो भी आप लोगों का मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट है। तो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ये उसकी बॉन्ड ऑर्डर को देख के बताया जा सकता है। अब बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आए, नेचुरल नंबर आए कि फ्रैक्शनल नंबर आए, कुछ भी आए, ठीक है, कुछ भी आए, अगर आ गई है तो इसका मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस और मॉलिक्यूल की नॉन एग्जिस्टेंस ये किस बात पे डिपेंड करती है? ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आने वाला है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे BNB अगर मैं लिखती हूँ NB का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और Na का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही होता है। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे हैं, और एंटी बॉन्डिंग वाले सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं। तो अगर NB की क्वांटिटी Na से ज़्यादा है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ स्टेबिलिटी डोमिनेटिंग है किसके ऊपर? अनस्टेबिलिटी के ऊपर, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बहुत कम है और उसके कंपेयर में एंटी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप लोगों के वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो उसको अनस्टेबिलिटी के तरफ ले जा चुकी है, जो उसको अनस्टेबिलिटी के तरफ क्या कर चुकी है? घसीट चुकी है। तो देयरफॉर ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। ये हो गया हमारा एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब
तुमको नाइट्रोजन का देखो, तुम्हें हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है, H2 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तुम्हें हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है, 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2, यानी कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं H2 और हीलियम 2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर मैं तुमसे लिथियम 2 का कॉन्फ़िगरेशन कहती हूँ, उसमें भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर मैं तुमसे बेरिलियम 2 का कॉन्फ़िगरेशन पूछती हूँ, उसमें भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर मैं तुमसे बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन पूछती हूँ, तो बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके 14 से कम है तो पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। कार्बन में भी पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, 2 वाले सारे सिग्मा और फिर 2p पाई 2px पाई 2py वाले। लेकिन अगर मैंने तुमसे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जिसमें एग्जैक्टली 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से देखो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 1s स्टार में 2, सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा 2s स्टार में 2। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या हो जाता है बताओ, उसके अलावा फिर क्या हो जाता है, फिर आ जाता है आप लोगों का पाई 2px में 2 और हो जाता है पाई 2py में 2। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन गिनो, अभी तक हो गए 12। उसके बाद आता है सिग्मा 2pz में 2। तो मैं तो जानती हूँ कि ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं ये भी जानती हूँ कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर ऐसा क्यों है, बट साफ साफ यहाँ से तुमको दिख रहा है अपनी छोटी छोटी आँखों से, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे पाए वालों की एनर्जी कम है। ठीक है, पाए वालों की एनर्जी कम है और सिग्मा वालों की एनर्जी ज़्यादा है। तोड़ने वाली एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, कंटेन्ड एनर्जी की बात कर रही हूँ, स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्टेबिलिटी, तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, अच्छा, जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि अगर उसको आपको तोड़ने की एनर्जी की बात करें तो तोड़ने की एनर्जी आप लोगों को ज़्यादा लगेगी। तो याद करें कल जब हम लोगों ने वीबीटी के ड्रॉबैक्स पढ़े थे, तो वीबीटी के ड्रॉबैक्स में तुम्हें बताया गया था कि नाइट्रोजन आप लोगों का एक ऐसे मॉलिक्यूल का केस है जिस मॉलिक्यूल के केस में सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, पाई बॉन्ड उसका ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसका पाई बॉन्ड ज़्यादा क्यों स्ट्रांग हुआ ये हम लोगों ने देख लिया, बराबर। उसका पाई बॉन्ड ज़्यादा क्यों स्ट्रांग हुआ ये हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ क्या कर ली, इसकी स्टडी कर ली। तो N2 इज वाई इन N2 सिग्मा बॉन्ड इज लेस स्टेबल या फिर वीकर, जो भी हो, ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हुआ। और ये चीज़ वीबीटी नहीं समझा पाई थी क्योंकि वीबीटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ना कि मॉलिक्यूलर में। और दूसरा ड्रॉबैक जो सबसे पहले बताया जाता है हर किसी के द्वारा, वीबीटी के अनुसार O2 कैसी थी, डायमैग्नेटिक थी। तुम खुद सोचो, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2-2 की जोड़ी बना लो, सब तो पेयर हो गए मैडम, पैरामैग्नेटिक तो होना ही नहीं चाहिए, सब पेयर है। बट आप लोगों को MOT ने बताया कि नहीं भाई, O2 में जो इलेक्ट्रॉन्स है देखो अनपेयर्ड हैं, तो इस हिसाब से O2 एक पैरामैग्नेटिक है। तो MOT ने 2-2 ड्रॉबैक्स क्लियर करके दिए दुनिया को कि क्यों नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा, और क्यों आपके MOT के अनुसार O2 पैरामैग्नेटिक होती है और डायमैग्नेटिक नहीं होती। ये आप लोगों को दुनिया को बताया किसने, आप लोगों के MOT की थ्योरी ने। तो ये MOT की कुछ खास बातें थी, अच्छी बातें थी। होमो पता चला हमें, लूमो पता चला हमें, बहुत सारी ज्ञान की बातचीत पता चली इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, बहुत सारी कोई ज्ञानी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ से इकट्ठा कर ली। क्या MOT ख़त्म होता है, तो बेसिकली हाँ MOT ख़त्म होता है, लेकिन आप लोगों के पास कुछ हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज़ है, हेट्रोमोलिकुलर स्पीशीज़ है। अब ये हेट्रोमोलिकुलर स्पीशीज़ क्या है, देखो अभी तक मैंने तुमको जितने भी एग्जाम्पल दिए वो कैसे दिए, H2O2 B2 Li2, यानी कि दोनों एटम में सेम ले रही थी, दोनों एटम में क्या ले रही थी, सेम ले रही थी। बट अगर मान लेते हैं मैं दोनों एटम्स अगर मैं अलग अलग ले लूँ तो, बराबर, जैसे अगर मैं किसी होमोमोलिकुलर स्पीशीज़ को पकड़ लूँ, होमोमोलिकुलर स्पीशीज़ हेट्रोमोलिकुलर स्पीशीज़ को मैं अगर पकड़ लूँ, तो हेट्रोमोलिकुलर स्पीशीज़ के अंदर में
आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये हम लोगों का सबसे बड़ा सरदर्द है, तो वो हमको देखना है। हमें हेट्रोमोलिकुलर स्पीशीज़ के डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाना है। ऑलरेडी आप लोगों के पास क्या कहते हैं रिजल्ट्स होंगे, सिर्फ उन रिजल्ट्स को आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड? क्योंकि वीबीटी कार्बन मोनोऑक्साइड की एक ड्रॉबैक समझा नहीं पाई थी, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। और दूसरा हम लोग लेंगे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज टाइप से कुछ था, है ना, इसको हम लोग लेंगे। इन दोनों के पूरा हम इनका वो जो प्रोफाइल डायग्राम है, कौन ऊपर कौन नीचे, क्यों ऊपर क्यों नीचे, ये भी सीखेंगे। और कल को इसी एनओ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, इस एनओ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। तो तुम्हारा डाउट आएगा कि जब आप एनओ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही नहीं सिखा रहे हो तो फिर हम उसके क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? बराबर बनते, कोई नीड नहीं होगी, बिना टेंशन के बराबर बनेगा बराबर। बस इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, और ज़्यादा हम कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है हेट्रोमोलिकुलर स्पीशीज़ में, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बराबर है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। बस इतने में हम हमारी कहानी को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। हाँ, थोड़ी सी जानकारी, लिटिल जीके फैक्ट्स हम साइनाइड के बारे में लेंगे, HF के बारे में लेंगे, और HCl के बारे में लेंगे। बस इसके बाद हम अपनी गाड़ी को स्टॉपेज लगा देंगे कि यहाँ पे हम लोगों की जो MOT थी, वो MOT क्या होती है आप लोगों का ख़त्म हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट MOT। एक्चुअल में इस PDF में मैं MOT के क्वेश्चंस डालना भूल चुकी हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं वो MOT के क्वेश्चंस डाल दूँगी। अभी ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगी ताकि तुम वहाँ से उसको ले सको, किस तरीके से काम करना है तुम लोगों को दिख जाए। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस रहेंगे, और कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो उन क्वेश्चंस के हम डिस्कशन करेंगे। तो कल हमारी MOT समाप्त हो जाएगी हेट्रो एट मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ के संदर्भ में। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट सीखेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखेंगे, और उसके बाद वीक फोर्सेस सीखेंगे। और तीसरा टॉपिक, मुझे चौथा टॉपिक एक और पढ़ाना था, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल और रेजोनेंस। ये एक साथ टोटल 4 टॉपिक से छोटे छोटे इस चैप्टर के बाकी रह जाएंगे। सबसे मेजर टॉपिक यही था। कोई डाउट्स हो तो बताना। हाँ, एक गलती देखो मेरे से कल के वीडियो में हो गई थी, पता नहीं कैसे, ये बहुत ही ऐसी मिस्टेक है जो नहीं होनी चाहिए बट हो गई थी। रोनित ने ये पॉइंट आउट किया है। मैंने कल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 लिख दिया था, पहले 2p4 लिखा था, फिर 2p4 काट के 2p6 लिख दिया, तो वो मेरे से गलती हुई थी। वहाँ पे वो एग्जैक्टली 2p4 होना चाहिए। अब वो कैसे हो गई उसका जस्टिफिकेशन मैं क्या दूँ? ऑब्वियसली जो इंसान ये पढ़ा पा रहा है वो कैसे बेहोशी में 2p6 लिख दिएगा, थोड़ा डाउट होता है ना। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं, तो हम इस चीज़ को फिर अभी ओवर करते हैं।